वंदना एक बहुत ही कुशल प्रेरक वक्ता थी। वह अपने प्रेरणात्मक भाषाओं से समाज को एक नई दिशा देने की जवाबदारी लेना उसका कर्तव्य समझती थी। लोगों को उसकी कई बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन प्रश्न ये था कि उनमें से कितने लोग उन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं या उस हाल से बाहर निकलते ही सब हवा के साथ उड़ाकर अपने घर लौट जाते हैं। वंदना केवल लिखती ही नहीं थी, वह जो भी लिखती थी उसे खुद के जीवन में शामिल भी करती थी। इसीलिए उसका स्वयं का घर सुख और शांति का सुंदर मंदिर बन गया था। आज छुट्टी का दिन था और वंदना को सुबह से ही अपनी माँ कामिनी की बहुत याद आ रही थी। उसने सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटाना शुरू कर दिया। 7 बजते ही उसने अपने पति राकेश को खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उठाते हुए आवाज़ लगाई, राकेश राकेश उठो ना, देखो मैं चाय लेकर आई हूँ। करवट बदलते हुए राकेश ने दीवार पर टंगी घड़ी पर अपनी नज़रों को घुमाते हुए उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, अरे क्या यार वंदना, आज रविवार है, इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं है? याद है पतिदेव, सब याद है। आज रविवार है और आपको 9 बजे तक सोना है, फिर आराम से उठकर चाय नाश्ते का सेवन करना है। लेकिन आज आपको वो सब करने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। भला क्यों नहीं मिलेगा? मेरा कसूर क्या है? आपका कोई कसूर नहीं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलने घर चलना है और वह भी तुम्हारे साथ। यहाँ भी अम्मा बाबूजी के लिए मैंने खाना बना दिया है, उनसे भी अभी पूछ लेती हूँ। पहले तुम बताओ, चलोगे ना? हाँ हाँ वंदना, बिल्कुल चलूँगा। वंदना खुश होते हुए अपनी सासू माँ सरिता के कमरे में रोज़ की तरह चाय का ट्रे और साथ में उनकी सुबह की दवाइयाँ लेकर पहुँची। उसने आवाज़ देते हुए कहा, अम्मा और बाबूजी उठिए, मैं चाय लेकर आई हूँ। सरिता ने कहा, वंदना बेटा, रविवार को तो तुम आराम से सब काम करती हो, आज इतनी जल्दी काम काज शुरू कर दिया? मैं कब से जाग रही हूँ, तुम्हारे काम करने की आवाज़ आ रही थी। अम्मा, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, सोचती हूँ मिल आऊँ, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ बेटा, जाओ मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अम्मा, मैंने खाना बना लिया है, बाकी का काम तो गौरी आकर कर ही लेगी। हाँ वंदना, तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हारा मन करे तो 1-2 दिन रह लो उनके साथ। सच अम्मा, कहते हुए वंदना सरिता के पास आकर उनके गले से लग गई। अम्मा, आप कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल माँ जैसी। अरे तो वंदना, तू भी तो कितनी अच्छी है, बिल्कुल बेटी जैसी। वंदना के ससुर ने तुरंत ही उनके मोबाइल से, जो इस समय उनके हाथ में था, मौके का फ़ायदा उठाते हुए वंदना और सरिता का इस तरह गले लगता हुआ फ़ोटो उनके मोबाइल में कैप्चर कर लिया। चाय की एक लंबी चुस्की लेते हुए उन्होंने कहा, तुम माँ बेटी का प्यार पूरा हो गया हो तो मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो। वंदना ने हंसते हुए कहा, बोलिए ना बाबूजी। सरिता ने कहा, अजी आप नज़र न लगाओ हमारे प्यार को। नज़र नहीं लगा रहा हूँ, मुझे तो केवल एक प्याला चाय का और चाहिए है, अभी लाती हूँ बाबूजी। अपनी माँ से मिलने की खुशी में वंदना फटाफट तैयार हो गई। उसके बाद वह राकेश के साथ अपनी माँ और
भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए उनके घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचते ही कार से उतरते समय वंदना ने राकेश से कहा, राकेश, हमें देखकर माँ कितनी खुश हो जाएगी ना। हाँ वंदना, माँ के लिए बेटी का ससुराल से मायके आना बहुत ही खुशी के पल होते हैं, जिसका उन्हें हमेशा ही इंतज़ार रहता है। राकेश, हमारी अम्मा मुझे कभी भी मना नहीं करती, हमेशा खुशी से भेज देती है। वंदना, तुम भी तो कितना ख्याल रखती हो अम्मा बाबूजी का। बहुत खुश है वह तुमसे, तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। इस तरह बातें करते हुए कार पार्क करके वह दरवाजे तक पहुंच गए। वंदना ने अपने हाथ को दरवाजे के पास से लगी घंटी को दबाने के लिए ऊपर उठाया ही था कि अंदर से उसे उसकी भाभी की आती हुई आवाज़ ने जहाँ का तहाँ स्थिर कर दिया। उसकी भाभी विशाखा ज़ोर से चिल्लाकर कुछ अशब्दों का प्रयोग कर रही थी। यह अशब्द यह वंदना की माँ कामिनी के लिए विशाखा कह रही थी, जी का जंजाल बन गई हो हमारे लिए, काम की न काज की, ढेर मन अनाज की, ऊपर से दवाइयों का खर्च भी बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। कामिनी ने कहा, विशाखा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम ही बता दो। तुम मुझे वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, मैं तो वहाँ भी रह लूँगी। यदि दवाई लगती है तो मैं जानबूझकर शौक से तो नहीं खाती ना, मैं तुम्हें बहुत भारी लगती हूँ ना, तो सच में मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। हाँ हाँ, ताकि मैं बदनाम हो जाऊँ, बहू ने घर से निकाल दिया, यही कहोगी ना सबसे। अपनी माँ का इस तरह होता हुआ अपमान देखकर वंदना की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें दुख के साथ ही क्रोध भी मिला हुआ था। अपनी लाल आंखों के साथ ही उसका रुका हुआ हाथ उस घंटी तक पहुंच गया, जिसे वह पहले बहुत ही खुशी से दबाना चाह रही थी, लेकिन अब उसने बहुत गुस्से में बटन को दबाना शुरू कर दिया। बिना हाथ हटाए वंदना लगातार बेल बजाती ही जा रही थी। गुस्से में चिल्लाते हुए वंदना का भाई प्रकाश बाहर आया। अरे कौन बदतमीज़! अपनी बहन और बहनोई को देखते ही उसके शब्द मुंह से ही अटक गए। अपने भाई को देखते ही वंदना ने ताली बजाते हुए कहा, वाह वाह वाह, आप घर पर ही हैं भैया। आपके होते हुए माँ का इस तरह से बेहुदगी के साथ अपमान किया जा रहा है और आप शांत हैं, मानो बोलना ही भूल गए हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो यहाँ आप सबको खुश करने और खुद भी प्यार के पलों के बीच आप लोगों के साथ रहने आई थी, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा दुख दे दिया कि अब तो यह संबंध ही बोझ जैसा लग रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भैया कि इस समय आप घर पर ही होंगे। घर में घुसते ही वंदना ने बड़ी बड़ी आँखों से गुस्से में अपनी भाभी विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच विशाखा। इसके बाद उसने अपनी माँ की तरफ आगे बढ़कर अपने हाथों से उनके बहते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, चलो माँ। वंदना बेटा, ये क्या कर रही है, गुस्सा छोड़ दे। माँ चुपचाप चलो यहाँ से। आप यह सब कब से सहन कर रही हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। विशाखा सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक ऐसा हो जाएगा कि वह अपना सर ऊपर
उठाने में भी शर्मिंदगी महसूस करेगी। किंतु आज ऐसा हो गया था। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो छलकता जरूर है, तब दूसरों को भी पता चल ही जाता है। विशाखा और प्रकाश नीचे सर झुकाए निशब्द खड़े थे। वंदना के मायके में इस तरह का गंभीर माहौल देखकर राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस समय वहाँ पर अपनी उपस्थिति से वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। दर्द से भरे शब्दों में वंदना ने कहा, भैया अभी तो केवल 1 ही वर्ष हुआ है तुम्हारा विवाह को। इस 1 वर्ष में तुमने अपनी माँ के 26 वर्ष कैसे भुला दिए। उनके लाड दुलार, उनके तुम्हारे पीछे भागते रहने के सारे लम्हे तुम्हारी आँखों से कैसे ओझल हो गए। काश तुमने पहले ही बार में विशाखा का मुंह बंद कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। कामिनी ने कहा, छोड़ दे बेटा, रहने दे। जब लोगों को पता चलेगा तो वह क्या कहेंगे। बेटी के जाकर घर जाकर रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं वंदना, यह गलत है बेटा। क्या कह रही हो माँ, बेटी का घर क्या फ़र्क है माँ बेटी और बेटे में। आप ये क्यों भूल रही हो माँ कि इस घर में आपका अपमान हो रहा था, और वह भी आपके बेटे के सामने। वंदना ने फिर विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, विशाखा तुम भी तो एक बेटी ही हो ना। बस फ़र्क इतना है कि इनकी नहीं हो। शायद इसीलिए तुम ऐसा कर पा रही हो। अभी तक तुम माँ नहीं बनी हो, इसलिए वह दर्द अभी महसूस नहीं कर सकोगी। यदि कर सकती होती तो अपने पति की माँ के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। वंदना ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ ये बेटा और बेटी में अंतर करना छोड़ दो। और माँ आप लोगों ने ही तो समाज के दायरे बनाए हैं। बेटी के घर माँ नहीं रह सकती वगैरह वगैरह। यह अजीब से नियम हमारे ही बनाए हुए तो हैं, और हम ही चाहे तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद कामिनी ने पूछा, लेकिन वंदना दामाद जी और समधी समधन जी वह क्या सोचेंगे भला। कुछ नहीं सोचेंगे माँ, जैसे अम्मा बाबूजी रहते हैं वैसे ही आप भी रहोगी। अपनी माँ से यह कहते हुए वंदना ने राकेश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, राकेश दे पाओगे मेरी माँ को माँ का स्थान। राकेश ने कहा, वंदना तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमारे घर में माँ को कभी भी अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें भी उतना सम्मान मिलेगा जितना मेरी माँ को मिलता है। जाते जाते अपने आंसू पोंछते हुए कामिनी ने अपने बेटे प्रकाश से पूछा, प्रकाश अब तू ही बता दे, यदि कोई मुझसे पूछेगा कि बेटे का घर होते हुए भी आप दामाद के साथ क्यों रह रही हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूँ। तूने तो कभी विशाखा के सामने तेरी जीभ नहीं खोली, कभी उसे न रोका न ही कभी टोका। सब कुछ चुपचाप देखता रहा। प्रकाश सर नीचे झुकाकर सब सुनता रहा। उसके बाद कामिनी ने विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, और विशाखा तुम क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, बल्कि मैंने तो तुम्हें मेरे जिगर का टुकड़ा सौंप दिया है। मैंने मेरी गोद में पाल पोसकर उसे बड़ा किया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम खैर जाने दो। मैंने तुम्हें पलटकर कभी कुछ नहीं कहा, कभी तुम्हें परेशान भी नहीं किया। मैं घर में शांति चाहती थी, घर को तोड़ना नहीं जोड़कर रखना चाहती थी, पर मैं हार गई।
विशाखा, यह समय है, यह पहिया कभी स्थिर नहीं रहता, घूमता ही रहता है। आज जो मेरे साथ तुम कर रही हो, देखना कहीं कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही ना हो। वंदना ने कहा, चलो माँ, इन्हें कुछ भी कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार विशाखा और प्रकाश भैया ने मेरे कार्यक्रम में मेरा भाषण सुना है और तालियां भी बजाई है, लेकिन उस हाल के बाहर निकलते ही शायद वह सब कुछ भूल जाते थे। प्रकाश शांत खड़ा था, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके बाद राकेश, वंदना और कामिनी घर से बाहर निकल गए। विशाखा अब आज़ाद थी। उसे तो कामिनी के जाने का ज़्यादा अफसोस भी नहीं था। 2-3 दिन के बाद ही वह अपने पति प्रकाश के साथ उसके मायके आई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही विशाखा की भाभी मधु ने लपक कर दरवाज़ा खोला। विशाखा और प्रकाश को अपने सामने देखते ही मधु के होश उड़ गए। उसने कहा, अरे दीदी, अचानक? हाँ भाभी, अम्मा पापा की बहुत याद आ रही थी। सोच रही हूँ थोड़े दिनों के लिए उन्हें मेरे साथ ले जाऊँ, उन्हें भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। विशाखा के बोले ये शब्द काफ़ी थे मधु का चेहरा उतरने के लिए। विशाखा ने अपना पर्स टेबल पर पटका और मम्मा मम्मा आवाज़ लगाते हुए सीधे अपनी माँ उर्वशी के कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में उसके अम्मा या पापा में से कोई भी नहीं था। विशाखा ने आवाज़ लगाई, मम्मा मम्मा, पापा कहाँ हो आप लोग? वहाँ से कोई आवाज़ पलटकर नहीं आने पर विशाखा ने मधु से पूछा, अरे भाभी, पापा मम्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? मधु शांत थी। उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि विशाखा की बातों का जवाब दे सके। तब तक विशाखा को उसका भाई विक्रम दिखाई दिया। अपनी बहन और जीजा जी को देखकर कमरे से बाहर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी, परंतु विशाखा ने उसे देखते ही आवाज़ लगाई, विक्रम, मम्मा और पापा कहाँ हैं? तब वह कमरे से बाहर आकर चुपचाप खड़ा रहा। गुस्से में तन फन होती विशाखा ने उन दोनों को चुप खड़ा देखा तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। विशाखा ने अपने भाई के शर्ट की कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरते हुए पूछा, विक्रम, तू चुप क्यों है? बता मुझे, कहाँ हैं पापा मम्मा? विक्रम ने घबराते हुए धीरे से कहा, जीजी, वे तो नाराज़ होकर वृद्ध आश्रम। क्या? विक्रम के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए विशाखा ने कहा, ये क्या कह रहा है तू? ये तेरी बीबी, इसे मैं क्या कहूँ? ये तो पराई है, इसे हमारे माँ बाप से क्या मतलब? पर तू तो हमारा है ना, पापा मम्मा का खून जिससे तू बना है। विक्रम, शर्म कर, डूब मर चुल्लू भर पानी में, बीबी की गोद में बैठा रह तू। गुस्से में तिलमिलाती विशाखा ने अपना पर्स उठाते हुए प्रकाश की तरफ देखा और कहा, चलो प्रकाश, वृद्ध आश्रम से पापा मम्मा को लेते हुए घर चलेंगे। आज अपने माता पिता के लिए तड़पती हुई विशाखा को देखकर प्रकाश हैरान था, फिर भी वह चुप था। आज उसने विशाखा का यह दोगला व्यवहार देखा तो उसे आश्चर्य तो ज़रूर हो रहा था, अजीब भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। फिर भी मुंह खोलकर जीभ को आज़ादी देने की हिम्मत उसमें अब भी नहीं थी। वह चुप था, पर
खुश नहीं था। वृद्धा आश्रम में जाकर विशाखा ने अपने पापा से कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों आ गए। वह घर पहले आपका है, उसके बाद मधु और विक्रम का। चलो पापा, मैं आप दोनों को लेने आई हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी सासू माँ। पापा, अभी यहाँ से चलो, यह सब बातें बाद में हो जाएगी। इस तरह वह अपने माता पिता को अपने घर ले आई। घर आने के बाद जब विशाखा के पापा और मम्मा को यह मालूम पड़ा कि कामिनी के साथ क्या हुआ, तब भी उन्होंने विशाखा को कुछ भी नहीं बोला और आराम से उसके साथ रहने लगे। विशाखा के माता पिता की प्रकाश के घर आकर रहने की खबर 2-3 दिन के अंदर ही वंदना और राकेश के पूरे परिवार तक भी पहुंच गई। यह खबर सुनने के बाद कि विशाखा के माता पिता वृद्धा आश्रम में थे और वह वहां से उन्हें अपने साथ ले आई है, वंदना का मन मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अब एक बार उसे विशाखा और प्रकाश से मिलना चाहिए। उसने राकेश से अपने मन की बात कही तो राकेश ने कहा, क्या करना है वंदना, अब रहने दो। कामिनी ने सुना तो उन्होंने कहा, वंदना जाने दे बेटा, हमें उनके बीच में नहीं पड़ना। बात को बढ़ाने से रिश्ते और बिगड़ेंगे। वंदना ने कहा, माँ, रिश्ता बचा ही कहाँ है जो बिगड़ेगा, वो तो उसी दिन खत्म हो गया था। लेकिन तब ही राकेश की माँ सरिता ने कहा, वंदना ठीक कह रही है राकेश, उसे जाने दे। कभी कभी चुप्पी तोड़ देना ही सही निर्णय होता है। इंसान को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी माँ की बात सुनकर राकेश ने कहा, तो फिर ठीक है वंदना, चलो चलते हैं। जो भी तुम्हारे मन के अंदर खिचड़ी चढ़ी हुई है उसे पूरा पका कर परोस ही दो। वंदना राकेश के साथ अपने भाई भाभी के घर पहुंची। दरवाज़ा पर बेल बजाई तो विशाखा की मम्मा उर्वशी ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर वंदना ने बहुत ही आदर के साथ नमस्ते करते हुए पूछा, आंटी आप कैसी हैं। विशाखा की मम्मा वंदना से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। इसका कारण थी उनकी अपनी बेटी, जिसने अपनी विधवा सास को घर से बाहर निकालने की गलती की थी। वह खुद भी अब उस गलती की भागीदार बन चुकी थी। वंदना ने विशाखा के पापा को भी देखते से पूछा, अंकल कैसे हैं आप। विशाखा के माता पिता बिना कोई जवाब दिए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वंदना अपनी माँ के कमरे में गई। कमरे को देखते ही वंदना को जोर का झटका लगा। जहाँ उसके माँ बाबूजी की तस्वीर लगी थी वह हट चुकी थी। विशाखा के माता पिता की तस्वीर ने वह स्थान ले लिया था। पूरा सामान विशाखा ने उसके हिसाब से जमा दिया था। कामिनी का सामान तो शायद उठाकर किसी पुराने पेटी में भरकर घर के किसी कोने में पड़ा होगा, ऐसा लग रहा था। विशाखा भी वंदना को देखकर घबरा गई थी। वंदना का गुस्सा अब अनियंत्रित हो रहा था। राकेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वंदना चलो यहाँ से, इस समय तुम बहुत गुस्से में हो। वंदना का संयम टूट रहा था। उसने राकेश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए विशाखा की मम्मा से कहा, आंटी जी, आपकी बेटी ने मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया है और यह तो आप भी जानती ही होंगी। विशाखा को सही रास्ता दिखाने के
बदले आप लोगों ने तो खुद भी मेरी माँ का कमरा आपका बना लिया, लेकिन इसमें शायद आपकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है विशाखा की ही तरह आपको भी आपके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया हो। काश आपने अपनी बेटी को समझाया होता। आप भी तो एक माँ है ना आंटी, बुजुर्ग भी हैं। आप एक दूसरी माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ पाई? वंदना गुस्से में पसीना पसीना हो रही थी। यह देखकर राकेश ने कहा, वंदना संभालो अपने आप को, संयम से काम लो। आज मुझे बोल लेने दो राकेश। मेरी माँ के साथ यहाँ अत्याचार होता रहा, वह सब सहन करती रही। वह तो उस दिन अचानक हमारे यहाँ आने से हमें सब मालूम पड़ गया। विशाखा उन्हें कितना भला बुरा कह रही थी। आंटी, शायद यह सब आपको पता ही नहीं होगा। हम तो बेटियों की कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता बहू बनकर वह क्यों बदल जाती हैं। और बेटे, शादी के बाद वे माता पिता का क्या धरा सब कैसे भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा है। बेटे बहू दोनों मिलकर माँ बाप को घर से निकल रहे हैं तथा बेटी और दामाद उन्हें अपने घर में स्थान दे रहे हैं। समझ नहीं आता आंटी जी, किसका दोष है, बेटों का जो जोरू के गुलाम बन जाते हैं, या बेटियों का जो विवाह होने से बहू बन जाती है और सास ससुर बहू की आँखों में चुभने वाले कंकर बन जाते हैं। शायद गलती माँ बाप की भी होती है, जो विवाह के समय अपनी बेटी को ये समझाना भूल जाते हैं कि तुम्हारा विवाह तो तुम्हारे पति के साथ ही हो रहा है, लेकिन उसका पूरा परिवार भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। विशाखा अब वंदना की जुबान से निकले कड़वे शब्दों को सुनकर मन ही मन पछता रही थी कि यह सुनने क्या कर डाला। उसे अपनी सास कामिनी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। विशाखा की माँ उर्वशी ने कहा, वंदना बेटा, तुम्हारी हर बात 16 आने सच है। विशाखा ने गलती की, हमने उसकी गलती को बढ़ावा दिया, शायद अपने स्वार्थ की खातिर कि यहाँ हम खुश सुविधा से रहेंगे। यह हमारी गलती है बेटा। विशाखा ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ वंदना, मुझे माफ़ कर दो। वंदना ने कहा, आंटी जी, मैं इस समय प्रेग्नेंट हूँ, पर डरती हूँ यदि बेटी हुई और उसने अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं समाज को क्या मुँह दिखाऊंगी। मैं एक प्रेरक वक्ता हूँ आंटी, मुझे तो माँ बनने में भी डर लग रहा है। यदि बेटा हुआ और उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं क्या करूँगी। उर्वशी ने कहा, वंदना बेटा, हम तो वृद्धा आश्रम चले गए थे, विशाखा हमें यहाँ ले आई। वंदना ने कहा, आंटी, हम यदि अपनी बेटियों के संस्कारों की माला में एक मोती और पिरो दे, या उस चेन में एक संस्कार ही कड़ी और जोड़ दे कि उन्हें विवाहोपरांत अपने सास ससुर को खुद के माता पिता की जगह ही मानना है, उनसे उतना ही प्यार करना है, ख्याल रखना है। यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो हम भी उनसे संबंध नहीं रखेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। आंटी, मैं और मेरे सास ससुर हम सब प्यार से एक ही छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि मैंने सच्चे मन से उन्हें माता पिता माना है। मैं जानती हूँ कि उन्हीं की बदौलत ही मुझे मेरा पति राकेश और यह परिवार मिला है। वे मेरे वैवाहिक जीवन की मजबूत जड़ें हैं।
मुझे इस बात का एहसास है कि उन्होंने इतना खून पसीना बहाकर राकेश को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और फिर मुझे दे दिया। काश विशाखा ने भी यदि माना होता। प्रकाश ने रोती हुई आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, वंदना, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब कैसे इसे सुधारूं? प्रकाश भैया, जानते हो, माँ और मेरी सासू माँ दोनों समधन साथ बैठकर बातें कर रही थी। तब मैंने उनकी बातें सुनी। अम्मा कह रही थी, कामिनी, तुम्हारी बेटी वंदना को तो कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने। फिर प्रकाश, वो ऐसा कैसे हो गया? वह भी तो तुम्हारा ही बेटा है। वंदना ने तो हमें बिल्कुल माता पिता की तरह मान सम्मान और प्यार दिया है। फिर प्रकाश, बेचारी माँ उनके इस प्रश्न का भला क्या उत्तर देती? वह बेचारी तो उस समय निरुत्तर थी। तभी अम्मा ने फिर कहा, प्रकाश की पत्नी, वह शायद अपनी माँ से वह संस्कार लेकर नहीं आई जो उसे साथ में लाने चाहिए थे। माँ ने कहा, सबका भाग्य इतना अच्छा कहाँ होता है। विशाखा, तुम ही बताओ, मेरी माँ का उनके भाग्य को कोसना किसकी वजह से है? क्या तुम कभी माँ नहीं बनोगी? कल को तुम्हारी साथ बच्चे ने भी यदि ऐसा ही व्यवहार किया तो कैसा लगेगा? वंदना आज मानो यहाँ पर ही प्रेरक वक्ता बन गई थी। वह बोलती ही जा रही थी। तभी वंदना ने फिर कहा, और तो और, जिस घर से, जिस ज़मीन से तुमने उन्हें जाने के लिए मजबूर कर दिया है ना विशाखा, जिस पर तुम तुम्हारे कदम में गड़ा कर खड़ी हो, शायद तुम भूल गई कि वह मेरे माँ और बाबूजी के खून पसीने से भी ली गई है। घर से निकलते समय तो माँ ने तुम्हें वह याद तक नहीं दिलाया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम जिस ज़मीन पर खड़ी हो उस पर तो तुम्हारा हक है ही नहीं। फिर भी तुमने ओह ज़मीन जाने दो विशाखा, तुम जिस पति पर तुम्हारा हक जताती हो वह भी तुम्हें माँ ने ही दिया है और तुम अब उनसे वह भी छीन लेना चाहती हो। खैर विशाखा, अपनी अपनी सोच की बात है। यदि हर बेटी तुम्हारे जैसी और हर बेटा मेरे भाई जैसा दुनिया में हो जाएगा तो माँ बाप बच्चे पैदा करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि क्यों ऐसी औलाद को जन्म दे जो हमसे हमारी ही ज़मीन छीन लेंगे, जो वृद्धावस्था में हमारा तिरस्कार कर देंगे। प्रकाश, विशाखा और विशाखा के माँ बाप क्या कहते? उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वंदना की हर बात सोने की तरह साबित थी। उनमें से किसी के पास भी लग रहा था जुबान ही नहीं है। वह सब निरुत्तर थे।